Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today, the topic we are going to discuss is the drug permeation. First of all, you should be very clear what is drug permeation. हमारी बॉडी के अंदर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे डिफरेंट मेम्ब्रेन से क्रॉस होना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ड्रग को ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जीएटी की मेम्ब्रेन से क्रॉस होके ब्लड के अंदर आना है, फिर वहाँ से कैपिलरी मेम्ब्रेन से क्रॉस होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आना है, और फिर वहाँ से उसे क्रॉस होके सेल के अंदर जाना है या जहाँ भी उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है. सो कहने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे डिफरेंट मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है, और उसकी यही जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू मेम्ब्रेन्स, this is known as drug permeation. As you can see, transport of drugs across the cell membrane, this is simply called drug permeation. For distribution in body, drugs have to cross many cell membranes. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के वो कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं जिनको ड्रग्स फॉलो करती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उन मैकेनिज़म्स को इफ़ेक्ट करते हैं. Before going into the detail of those mechanisms, let's have a quick review of cell membrane structure. स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जस्ट एक उसकी क्विक रिवीजन होनी है. Cell membrane is nothing just a lipid bilayer with associated proteins. As you can see in this picture, this is lipid bilayer. ये जो सारी आपको पिंक सी नज़र आ रही है, ये लिपिड बाइलेयर है, और ये जो ब्लू से अंदर आपको डिस्पर्स पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं. सो लिपिड बाई लेयर मीन्स लिपिड की दो लेयर हैं. तो लिपिड हमने ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि लिपिड जो है वो कई तरह के होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी तरह के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं लिपिड्स, वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स. तो फॉस्फोलिपिड्स का अगर आप स्ट्रक्चर रिकॉल करें तो आपको पता होगा कि उसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है. यानी फॉस्फोलिपिड्स मीन के फैटी एसिड्स के साथ फॉस्फेट अटैच है. सिंस फॉस्फेट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल है, सो ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है. जबकि फैटी एसिड्स जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, वो लिपिड सॉल्यूबल हैं. इसीलिए इनके अंदर हाइड्रोफिलिक पोर्शन मीन्स वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी होता है और हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी होता है. सो अगर हम एक सेल मेम्ब्रेन को लें और उनको एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर रखें तो इन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लिपिड के, ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, इनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी? अब जब वाटर के अंदर रखेंगे तो वो पोर्शन जो वाटर सोल्यूबल है वो आउटसाइड पर होगा वाटर की तरफ, जबकि वो पोर्शन जो लिपिड सोल्यूबल है वो इनसाइड होगा. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो पिंक से बॉल लाइक आपको पार्टिकल नज़र आ रही हैं, उनके हेड्स हैं. सिंस दीज आर वाटर सोल्यूबल्स, चूँकि ये फॉस्फेट हेड्स हैं, ये वाटर सोल्यूबल हैं, इसलिए आउटर साइड पर हैं. इधर भी आउटसाइड पर हैं और नीचे वाली साइड पे भी आउटसाइड पर हैं. जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो वाटर इनसोल्यूबल हैं, वो लिपिड सोल्यूबल हैं, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड हैं. ये सी यहाँ से यूँ ओरिएंटेड हैं और यहाँ से यूँ ओरिएंटेड हैं, एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड हैं, और वो सेल मेम्ब्रेन का सेंट्रल पार्ट बना रही हैं. जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, फॉस्फेट हेड्स हैं, वो उसका आउटर पार्ट बना रहे हैं, इधर भी और इधर भी, और सेंटर में हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं क्योंकि वो वाटर इनसोल्यूबल है. इसके अलावा इसके अंदर एज यू कैन सी हेयर के बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड हैं. ये प्रोटीन हो गई, ये 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 सारी उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिस्पर्स्ड होती हैं. अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं प्रोटीन्स के? ये प्रोटीन्स एक तो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रही हैं सेल मेम्ब्रेन को. इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती हैं, कुछ जो हैं वो कैरियर्स के तौर पर एक्ट करती हैं. जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कैरियर के तौर पर एक्ट करती हैं. एज यू कैन सी हेयर ये चैनल प्रोटीन्स हैं. तो कुछ प्रोटीन्स कैरियर के तौर पर एक्ट करती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करती हैं, कुछ एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती हैं, और कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करती हैं. तो दिस वाज द बेसिक रिव्यू ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. जो ड्रग्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट
फॉलोइंग मैकेनिज़म्स के थ्रू होती हैं, जिनको मैंने जनरली क्लासीफाई किया है एज अ सिंपल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स. Then simple transport mechanisms are further divided into simple diffusion and filtration, and specialized transport is further divided into active transport, facilitated diffusion and pinocytosis. अब हम इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा. ये आपने डिटेल में फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ लिया है, लिहाजा हम यहाँ सिर्फ थोड़ी सी उसकी बात करेंगे. डिफ्यूजन. So diffusion is the most important mechanism of drug transport. Most of the drugs in the body are transported by this mechanism. So ये बहुत important mechanism है ड्रग की ट्रांसपोर्ट का, और जो आगे हमने फैक्टर्स भी डिस्कस करने जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं. So diffusion, you already know, it is the movement of a solute or a substance from an area of higher concentration to an area of lower concentration along the concentration gradient. ये definition आप पहले ही पढ़ चुके हैं. No carrier is required in diffusion. आप ये बात भी आपको पहले से पता है कि जो हमारे पास डिफ्यूजन है उसमें से लिपिड बाइलेयर में से डिफ्यूज़ हो के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, तो उनमें किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं मूव कर रहे, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल, एक पहाड़ है या एक कोई ढलवान है. अगर ढलवान के ऊपर से नीचे पानी आप बहाएं तो वो बगैर किसी आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आप सिंपली यूँ कर लें, इससे भी इजी हम कर लेते हैं एग्जांपल कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो जब आप उतर रहे होंगे तो ढलवान की वजह से, क्योंकि आप अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहे हैं, आपको कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से नीचे आ जाएंगे. लेकिन जब आप चढ़ रहे होंगे तो आपको बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं. सिंस डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, इसलिए इनमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. अब ये सैचुरेबल नहीं है, इट इज़ नॉट सैचुरेबल. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन कभी स्टॉप नहीं होगी. आगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में देखेंगे कि ये सैचुरेबल हैं. सैचुरेबल का मतलब ये है कि जो इनमें कैरियर्स रिक्वायर होते हैं और एक दफ़ा कैरियर सारे के सारे फुल हो गए, उसके बाद मज़ीद डिफ्यूजन नहीं होगी. लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के केस में चूँकि कैरियर रिक्वायर ही नहीं है, वो लिपिड लेयर में से क्रॉस होके जा रहे हैं, इसलिए उनमें सैचुरेशन नहीं होती. देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डेफिनेशन बिल्कुल उसकी सिमिलर है कि मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है. डिफ्यूजन के केस में किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती. कैरियर मींस कोई ऐसी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस को एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करे. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, बट एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें भी मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, लिहाजा इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. देन दे आर सैचुरेबल, क्योंकि इनमें कैरियर होते हैं, तो एक बार कैरियर सारे के सारे फिल हो गए, उसके बाद मज़ीद डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगी, लिहाजा इनमें सैचुरेबल होते हैं. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Active transport, as you know, it is the movement of substance from an area of lower concentration to an area of higher concentration against the concentration gradient. चूँकि इसमें against the concentration gradient substances की movement हो रही है, इसीलिए इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और कैरियर की भी ज़रूरत होती है. सिंस इसमें भी कैरियर इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर भी जो मूवमेंट है वो सैचुरेबल है, यानी कैरियर जब ख़त्म हो गए तो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी. देन हमारे पास है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन भी एक पैसिव मूवमेंट है, जिसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू स्मॉल पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो स्मॉल पोर्स होते हैं, उनमें से ये मूव करते हैं ड्यू टू देयर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर. तो वाटर, आइंस और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से मेम्ब्रेन के स्मॉल पोर में से मूव करते हैं. सो दिस इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन.
तो ड्रग्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म भी यूज़ करती हैं। देन है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस आप पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है, फिर वो पोर्शन सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर सेल के अंदर आ जाता है और एक इंट्रा सेलुलर वेसिकल बनता है, फिर उसकी मेम्ब्रेन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है और जो कंटेंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। पिनोसाइटोसिस में एनर्जी की ज़रूरत होती है और पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंसेस वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफियन। अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो डिफियन के मैकेनिज़्म को फॉलो करती हैं, लिहाजा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसके फैक्टर्स समझने वाले हैं। ये पूरी फार्माकोलॉजी में बड़े एक बेसिक सी चीज़ है जो हमेशा काम आएगी, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज़ जस्ट सिंपल, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है समझने वाली, कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो डिफियन ज़्यादा होगी, फास्टर होगी। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है तो डिफियन भी कम होगी। सो सिंपल। लिपिड सॉल्युबिलिटी। एज़ यू नो कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिपिड सॉल्युबल है वो उसमें से इजीली डिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है, या बेसिक क्लासेस में 9th-10th में और FSC वगैरह में भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का वही है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। सिंस membrane of the cell is made up of a lipid bilayer which is non-polar, so all those substances which are lipid soluble and non-polar वो उसमें से डिफ्यूज़ होके गुजर सकते हैं। अब जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी डिफ्यूजन उतनी फास्टर होगी, जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी उसकी डिफ्यूजन भी स्लो होगी। इट्स जस्ट कॉमन सेंस। देन है मॉलिक्यूलर साइज। So molecular size and the rate of diffusion is inversely proportional to each other. Let's suppose एक small molecule है तो वो cell membrane में से ज़्यादा rapidly diffuse हो सकेगा as compared to large molecule, क्योंकि उसका size ज़्यादा होता है। So these three are basic factors. अब हम डिस्कस करते हैं ionization. It is the most important factor which affects the transport of drugs across the membrane. Ionization. The permeation or the transport of drugs across the cell membrane of a weak electrolyte depends on its degree of ionization. इस बात का मतलब क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। Most drugs are either weak acids or weak bases and they exist in both ionized and non-ionized forms in an equilibrium depending upon the pH of the environment and pKa of drug. pH और ये pKa क्या है? pH at which molecule is 50% ionized. अब ये इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कह क्या रहा है, कि जो हमारी ड्रग्स हैं मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं डेली कॉमन प्रैक्टिस के अंदर, वो या तो वीक एसिड्स होती हैं और या ही वीक बेसिस होती हैं। हमें ये बात पता है कि चाहे एसिड्स हों या चाहे बेसिस हों वो आयोनाइज होते हैं, और जो चीज़ आयोनाइज हो वो इलेक्ट्रोलाइट होती है। अब इनकी जो ट्रांसपोर्ट है, परमिएशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की, चाहे वो वीक एसिड हो या बेसिस हो, वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर। कैसे? फॉर एग्जांपल एक ड्रग दी आपने किसी बंदे को, ठीक है, और वो आयोनाइज हो गई ज़्यादा। अब इसको हम बाद में देते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लें कि कैसे वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन पे। अब देखिए हमने अभी कहा है कि जो लिपिड बाइलेयर में जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, और जो लिपिड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, लिहाजा इसमें से सिर्फ वही चीज़ गुजर सकेगी जो नॉन पोलर है। लेकिन जब भी कोई चीज़ आयोनाइज हो तो वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाती है, और जब भी कोई चीज़ चार्ज हो जाए तो वो पोलर बन जाती है, और जब भी कोई चीज़ पोलर बन जाए तो सेल मेम्ब्रेन में से वो क्रॉस होना उसका डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है। लिपिड बाइलेयर मीन्स वो नॉन पोलर है, जबकि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं। इसीलिए जब भी कोई ड्रग्स आयोनाइज हो जाए ज़्यादा
तो उसकी ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है, और जब वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में हो तो उसकी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा है द परमिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा है तो परमिएशन कम होगी, अगर आयोनाइजेशन कम है तो परमिएशन ज़्यादा होगी। देन मोस्ट ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस, जैसे मैंने आपको बताया, एंड दे एग्जिस्ट इन बोथ आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म इन इक्विलिब्रियम। ये भी हमें पता है कि जो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये चीज़ कि वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, ये डिपेंड किस चीज़ पे करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द pH ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द pKa ऑफ द ड्रग। pH at which molecule is 50% ionized, this is known as pKa। अब ये कैसे डिपेंड करती है इन्वायरमेंट की pH पर? मिसाल के तौर पर एक ड्रग आपने दी पेशेंट को और वो ड्रग है वीक एसिड। सो जब वो स्टमक के अंदर आएगी तो स्टमक के अंदर पहले से ही एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो क्या वहाँ पर उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी? आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझ लें कि एक बस्ती है या कोई एक एरिया है शहर वगैरह का, तो उसके अंदर पहले से ही कोई 100 करियाना स्टोर है। अब एक नया बंदा आता है वहाँ कारोबार करने के लिए और वो भी करियाना स्टोर खोल लेता है, तो क्या उसका कारोबार ज़्यादा चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से ही इतने चीज़ हैं। तो जो चीज़ पहले से ही ज़्यादा हो, जब वो चीज़ आएगी तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। तो चूँकि स्टमक के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है, लिहाजा जब एसिडिक ड्रग्स आएगी तो उसकी आयोनाइजेशन उतनी नहीं होगी। लेकिन जब बेसिक ड्रग्स आएगी तो उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। इट्स जस्ट सिंपल। और दूसरा है pKa। pKa मतलब कि वो pH जिस पे कोई भी मॉलिक्यूल 50% आयोनाइज हो जाए। अब ये pKa ऑफ ड्रग और pH ऑफ इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट करते हैं उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे? फॉर एग्जांपल एक ड्रग दी हमने, उसका pKa है 5, pKa है 5, तो इसका मतलब ये है कि 5 जब pH होगी किसी भी इन्वायरमेंट की, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जिसकी pH 5 है, उस इन्वायरमेंट के अंदर जब हम उस ड्रग को डालेंगे तो वो 50% आयोनाइज फॉर्म में होगी और 50% अनआयोनाइज फॉर्म में होगी। इट मीन्स बराबर होंगे, यूँ कह लें कि न्यूट्रल होंगे मॉलिक्यूल्स दोनों। अब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें pH उसकी कम हो तो वो उसके हिसाब से एसिडिक इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कहा कि उसकी pKa 5 है, तो 5 उसके लिए न्यूट्रल इन्वायरमेंट है। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में डालेंगे जिसकी pH 7 है तो उसके हिसाब से वो इन्वायरमेंट बेसिक है। और ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर उसको ड्रग को डालेंगे और उसकी pH 3 है तो वो इन्वायरमेंट इस ड्रग के हिसाब से एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन वाला स्केल है, मतलब जो एक न्यूट्रल होता है ना, एक pH स्केल है, जैसा हमारा केमिस्ट्री वाला नहीं, हम यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं कि जो हमारा pH स्केल है वो हम डिसाइड कैसे करते हैं ड्रग्स के केस में, उसमें जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि जो pH स्केल है 0 से लेकर 14 तक, तो उसमें 7 एक न्यूट्रल पॉइंट है, वो फिक्स्ड था वाटर का। लेकिन ड्रग्स के केस में ऐसा नहीं है, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किसी भी ड्रग की pKa है, यानी वो pH जिस पे वो 50% आयोनाइज हो। वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, वो 8 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। लेकिन जब उस ड्रग को ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दिया जिसकी pH जो है वो उसके pKa से ज़्यादा है, तो वो उसके हिसाब से बेसिक इन्वायरमेंट होगा, और जब उससे कम है तो वो उसके हिसाब से एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। तो इसी तरह जब हमने कोई ड्रग स्टमक के अंदर आ गई हमारी और उसका pKa है 5, लेकिन स्टमक के अंदर जो pH है वो 2 to 3 है, तो इस ड्रग के हिसाब से स्टमक के अंदर इन्वायरमेंट है एसिडिक। तो पहले ही इतने H पॉजिटिव आइंस हैं कि मज़ीद ये जो ड्रग आई है ये अपने H पॉजिटिव आइन रिलीज़ नहीं कर सकती। जब ये रिलीज़ नहीं कर सकती तो आयोनाइज भी नहीं होगी इतनी,
और जब आयोनाइज नहीं होगी तो नॉन आयोनाइज पोर्शन ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी। इसीलिए जो एसिडिक ड्रग्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है स्टमक में से, और जो बेसिक ड्रग्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है इंटेस्टाइन में से। ये कंसेप्ट बड़ा जोर लगा रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें। द परमिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मोस्ट ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेसिस and they exist in both ionized and non-ionized forms in an equilibrium depending upon the pH of the environment and the pKa of the drug. And what is pKa? pH at which molecule is 50% ionized. Then only non-ionized form of a drug can cross biological membrane. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और वो नॉन पोलर हैं, और नॉन जब आयोनाइज हो जाती है तो वो पोलर बन जाती है, इसीलिए नॉन आयोनाइज फॉर्म ही क्रॉस कर सकती है। Then ionized forms of a drugs are better excreted because they are water soluble. अब जब भी कोई ड्रग्स आयोनाइज हो जाए तो वो क्या हो जाती है? पोलर, और वाटर भी क्या है? पोलर। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो आयोनाइज ड्रग्स वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होंगी और इस तरह यूरिन के अंदर इनकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इन अ नटशेल, when a drug is ionized it is water soluble, and when a drug is non ionized it is lipid soluble. So see this is a weak acid. So as you can see in this picture are COOH. so ये non ionized form में है weak acid, और जब ये non ionized form में है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा। ये ऐसा कब होगा कि ये नॉन आयोनाइज फॉर्म में हो? जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट में होगा, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ही पहले इतने हाइड्रोजन आयन होंगे कि ये अपना रिलीज़ नहीं कर सकेगा, रेजिस्टेंस ही ज़्यादा होगी ना रिलीज़ करने में। इसीलिए वीक एसिड जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर नॉन आयोनाइज फॉर्म में होगा, और जब नॉन आयोनाइज फॉर्म में होगा तो क्रॉस कर सकेगा। इसी तरह यहाँ देखें, हेयर द वीक एसिड इज़, ये आयोनाइज फॉर्म में आयोनाइज हो गया, ये चार्ज बन गया, और जब ये चार्ज बन गए तो अब ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो नॉन पोलर हैं। लेकिन अब ये पोलर हो गया तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, और जब वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा तो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर क्लियर। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो वीक एसिड्स हैं? आप एग्जांपल के तौर पे याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पिरिन, एक कॉमन ड्रग है। देन एंटीबायोटिक्स हैं पेनिसिलिन, फेलोस्पोरिन्स, देन लूप एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स, एक दो आप याद कर लें। देन है हमारे पास वीक बेस। अब वीक बेस, अब जो बेस होती है उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने होते हैं, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है आयोनाइज फॉर्म में होगी, क्योंकि जब कोई एसिडिक, जब वो बेस जो है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर आएगी तो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर पहले ही इतने हाइड्रोजन आयन हैं फ़ौरन से कैच कर लेगी, लेकिन जब वो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर आएगी तो फिर रिलीज़ कर देगी। तो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर जो वीक बेसिस हैं वो आयोनाइज फॉर्म में होती हैं, क्योंकि बाहर इतने सारे फिर रहे हैं तो किसी न किसी को पकड़ ही लेती है। इसी तरह यानी वीक बेस जो है, कोई ड्रग हमने दी जैसा कि मॉर्फिन हो गई और ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स और एम्फीटामीन्स, पीसीपी, ये जब ड्रग स्टमक के अंदर आएंगी तो ये आयोनाइज फॉर्म में होंगी, क्योंकि स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक होता है और ये बेसिक हैं। तो जब भी कोई बेसिक चीज़ एसिडिक इन्वायरमेंट में आती है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये वीक बेस जब एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर आ गई तो ये क्या हो जाएगी? आयोनाइज, और जब आयोनाइज हो गई तो पोलर बन गई, लिहाजा इसकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। लेकिन जब ये पोलर बनी तो ये वाटर सोल्यूबल हो गई, और जब वाटर सोल्यूबल हुई तो इट इज़ बेटर क्लियर्ड। और यहाँ पर जब वो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर आ गई तो यहाँ पर वो डीप्रोनेटेड हो गई। यहाँ पर देखो कोई प्रोटॉन नहीं, अनआयोनाइज फॉर्म में आ गई। जब अनआयोनाइज फॉर्म में आ गई तो ये नॉन पोलर हो गई, और जब ये नॉन पोलर हो गई तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकेगी। सो यहाँ से आपको क्या बात पता चली कि जब वीक एसिड एसिडिक इन्वायरमेंट में था वो अनआयोनाइज था, और जब वीक बेस बेसिक इन्वायरमेंट में थी तो अनआयोनाइज थी। सो यहाँ से एक जनरल रूल हो सके तो इसको कहीं आप नोट कर लें कि जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने जैसे इन्वायरमेंट के अंदर होगा तो वो अनआयोनाइज्ड होगा, और जब वो ओपोजिट इन्वायरमेंट के अंदर होगा तो वो आयोनाइज्ड होगा ज़्यादा पोर्शन। कैसे? जब वीक एसिड एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर होगा तो अनआयोनाइज्ड होगा, क्योंकि ये सिमिलर इन्वायरमेंट है।
और जब वीक बेस बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर होगी तो अनआयोनाइज्ड होगी, क्योंकि ये सिमिलर इन्वायरमेंट है। इसी तरह वीक एसिड जब बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर होगा तो ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा, क्योंकि ओपोजिट इन्वायरमेंट है। इसी तरह वीक बेस जब एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर होगी तो ज़्यादा आयोनाइज होगी, क्योंकि ओपोजिट इन्वायरमेंट है। तो सेम इन्वायरमेंट मोर लेस आयोनाइजेशन, ओपोजिट इन्वायरमेंट मोर आयोनाइजेशन। देन ये हम ग्राफ इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसको समझना है आपने ग्राफ, कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये हमने क्या वैल्यूज़ शो की हुई हैं, ये वैल्यूज़ हैं पी एच माइनस पी के ए की। यानी आपको अगर पी एच भी दी हो, पी के ए भी दिया हो, तो पी एच में से पी के ए माइनस करके जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने नोट की हुई हैं। अब इस साइड पे अगर आप जाएं तो नेगेटिव है, और इस साइड पे जाएं तो पॉजिटिव है। नेगेटिव कब आ सकती है, पीएच में से पी के ए माइनस कर रहे हैं और आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पीएच जो है वो पी के ए के मुकाबले में कम है। तभी ना 1 में से 2 माइनस करेंगे तभी माइनस आंसर आएगा ना, 2 में से 1 माइनस करने से तो प्लस आंसर आएगा। तो पहले वाली रकम जब छोटी हो और दूसरे वाली बड़ी हो तब माइनस आंसर आता है। सो एज यू कैन सी पीएच जब कम होगी पी के ए से तो नेगेटिव आंसर होगा। और अभी हमने कहा कि जो पी के ए है हमारा ये एक न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट है। सो जब कभी पीएच उससे कम होगी तो इन्वायरमेंट कौन सा होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट। इसीलिए जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाला एरिया कौन सा है, दिस इज़ एसिडिक इन्वायरमेंट, ये सारा एसिडिक इन्वायरमेंट है। और जब कभी प्लस आएगी तो इसका मतलब पी एच जो है वो पी के ए से ज़्यादा है, और जब पी एच पी के ए से ज़्यादा हो तो इन्वायरमेंट कौन सा होता है, बेसिक इन्वायरमेंट। सी अब यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने लगाया हुआ है परसेंटेज ऑफ नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग। तो जब कभी कोई सी, अब यहाँ देखें ये हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है। तो यहाँ पर ये किस इन्वायरमेंट के अंदर है, एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर। ये नेगेटिव वाला कौन सा, एसिडिक इन्वायरमेंट। जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर है तो ये देखो इसकी परसेंटेज कितनी है नॉन आयोनाइज, यहाँ तक ये 80 से भी ऊपर जा रहा है, तो इतना ज़्यादा ये अनआयोनाइज फॉर्म में है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से ऐसे मूव करते जाएंगे एसिडिक टू बेसिक, तो इसकी आयोनाइजेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पहुँच जाएगी। तो आयोनाइजेशन इसकी ज़्यादा हो गई, तो साथ साथ ही अनआयोनाइज फॉर्म देखो कम हो गया। पहले 80 से भी ऊपर था, अब ये 20 से भी नीचे आ गया। सो वही बात है कि जब वीक एसिड एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर था तो इतना ज़्यादा अनआयोनाइज था, लेकिन जब वो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर आया, ओपोजिट इन्वायरमेंट के अंदर आया, तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी और इसीलिए अनआयोनाइज फॉर्म जो है वो कम रह गई। इसी तरह एज यू कैन सी हेयर कि ये जो हमारे पास वीक बेस है, हमने बताया था कि जब ओपोजिट कोई भी सब्सटेंस ओपोजिट इन्वायरमेंट में होगा तो आयोनाइज्ड ज़्यादा होगा। अब ये वीक बेस जब एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है ओपोजिट, तो काफ़ी ज़्यादा आयोनाइज्ड है, इसीलिए अनआयोनाइज्ड पोर्शन जो है वो 20 से भी कम यहाँ शो किया है, थोड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम बेसिक इन्वायरमेंट में जाएंगे, सेम इन्वायरमेंट में जाएंगे, सेम इन्वायरमेंट में जाते जाएंगे तो इसकी जो नॉन आयोनाइज पोर्शन है वो बढ़ता जाएगा और आयोनाइजेशन कम होती जाएगी। और ये पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जिस पे 50% आयोनाइज होगा, 50% अनआयोनाइज होगा, यानी जिसमें पीएच और पीकेए बराबर होंगी। देन यहाँ देखें रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग। जैसे जैसे कोई ड्रग्स आयोनाइज होती जाएगी वैसे वैसे उसकी एक्सक्रीशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो पोलर होती जाएगी और वाटर में सोल्यूबल ज़्यादा होगी। इसीलिए ये एरो डाउनवर्ड शो किया हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो आयोनाइज पोर्शन है ड्रग जो नीचे लिखे हुए हैं इनकी रीनल क्लियरेंस ज़्यादा होती है। देन आयोनाइजेशन इंक्रीजेज रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग्स, ये हम डिस्कस कर रहे थे। ओनली फ्री एंड अनबाउंड ड्रग इज़ फिल्टर्ड। जब ड्रग कोई प्लाज्मा के अंदर होती है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड फॉर्म में भी होती है और फ्री फॉर्म में भी होती है, लेकिन जो फ्री पोर्शन है सिर्फ वो ही फिल्टर हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में से फ़िल्टर नहीं हो सकते। तो वो तमाम चीज़ें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हैं वो भी नहीं फ़िल्टर होंगी। ये आप बेसिक रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं जाती तो वो तमाम चीज़ें जो उनके साथ बाइंड हैं वो भी नहीं जाएंगी। सो इसलिए फ्री और अनबाउंड ड्रग फिल्टर होती है। देन बोथ आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग आर फिल्टर्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ आयोनाइज्ड फिल्टर हो या नॉन आयोनाइज्ड फिल्टर हो, दोनों के दोनों पोर्शंस फिल्टर होते हैं। बट
जो नॉन आयोनाइज पोर्शंस हैं वो चूंकि पोलर नहीं हैं, वो नॉन पोलर हैं, इसीलिए वो रीनल ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर जाते हैं और उनकी एक्टिव सिक्रेशन या एक्टिव और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है। लेकिन जो आयोनाइज पोर्शन है वो पोलर हैं, और जब वो पोलर हैं तो वो रीनल ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे और इसी तरह उनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी सो हम कहेंगे आयोनाइज फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग आर ट्रैप्ड इन अ फिल्ट्रेट। ये मैं आपको यहाँ शो करूँ। सी, ये हमारे पास फ्री ड्रग है या अनबाउंड टू प्लाज्मा, सिर्फ ये फिल्टर होती है, अनबाउंड एंड फ्री ड्रग। देन यहाँ आपको शो किया हुआ है आई एंड एन। आई मीन्स आयोनाइज एंड एन मीन्स नॉन आयोनाइज। सो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयोनाइज ड्रग्स भी फिल्टर हो रही हैं और नॉन आयोनाइज ड्रग्स भी फिल्टर हो रही हैं। लेकिन देखें आप, ये जो नॉन आयोनाइज ड्रग है इसकी एक्टिव सिक्रीशन भी हो रही है और एक्टिव और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइज्ड हैं, ये नॉन पोलर हैं। लेकिन जो आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं ये पोलर हैं, इनकी ना एब्जॉर्प्शन हो रही है ना सिक्रीशन, ये फिल्ट्रेट के अंदर ट्रैप हो रहे हैं और इसी तरह ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो इस तरह कोई भी ड्रग जब ज़्यादा आयोनाइज होगी तो ज़्यादा एक्सक्रीट होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि वो ट्रैप हो जाएगी, वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। सो हम वापस आते हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे ओनली फ्री एंड अनबाउंड ड्रग इज़ फिल्टर्ड, बोथ आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग आर फिल्टर्ड। नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है और आयोनाइज्ड ड्रग्स ट्रैप हो जाके एक्सक्रीट हो जाती हैं। देन सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 1 इज़ आपने किसी पेशेंट को ड्रग्स दी हैं वीक बेसिस और उनकी ओवरडोज हो गई है, तो आपने उन ओवरडोज को अब मैनेज करना है। आप कैसी मैनेज कर सकते हैं कि आप जो है ज़्यादा एक्सक्रीट कराएं। अगर ब्लड के अंदर उनकी अमाउंट ज़्यादा आ गई है तो आप एक्सक्रीट करवा दें ज़्यादा, फिर नॉर्मल हो जाएंगी। अब एक्सक्रीशन उनकी तब होगी जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगी, क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म में ही वाटर सोल्यूबल होती हैं। आयोनाइज्ड फॉर्म कब होगी? जब उनका इन्वायरमेंट अपने से ओपोजिट होगा। अगर अब वीक बेसिस हैं तो ये आयोनाइज्ड ज़्यादा कब होंगी? जब इन्वायरमेंट एसिडिक होगा, क्योंकि ओपोजिट इन्वायरमेंट में वो आयोनाइज हो रही हैं, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो आप ऐसा करें कि यूरिन को एसिडिफाई कर दें। सो जब आप यूरिन की एसिडिफिकेशन करेंगे तो वीक बेसिस आयोनाइज ज़्यादा आयोनाइज होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट ओपोजिट आ गया। और जब वो आयोनाइज ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा पोलर तो ज़्यादा जो है वाटर सोल्यूबल, और जब ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हैं तो वो ड्रग्स जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगी, वो क्रॉस नहीं कर सकेंगी मेम्ब्रेन को, रीएब्जॉर्ब नहीं होंगी, इसलिए उनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह आप वीक बेसिस ओवरडोज को मैनेज कर सकते हैं। जी NH4Cl इज़ यूज फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन सिनेरियो नंबर 2 इज़ वीक एसिड ओवरडोज। अब अगर वीक एसिड ओवरडोज हो गया तो उसका ऑपोजिट कर दें। वीक एसिड आयोनाइज कब ज़्यादा होंगी? जब बेसिडिक इन्वायरमेंट होगा, बेसिक इन्वायरमेंट। तो आप यूरिन की अल्कनाइजेशन कर दें। जब इसकी अल्कनाइजेशन होगी तो वीक एसिड्स की आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी ज़्यादा पोलर बनेंगे, रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, ज़्यादा ट्रैपिंग होगी और ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगी। जी NHCO3 इट इज़ यूज फॉर द अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन। देन ये स्लाइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।